नमस्कार। उड़ान के इस मंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षात्कार की इस श्रृंखला में दूसरी कड़ी में हमारे साथ विनय राज ढीडी हैं। अगर मैं विनय का परिचय दूं तो 2019 में विनय अकाउंट ऑफिसर के तौर पे सेलेक्ट हुए। उसके बाद 2020 में इन्होंने डीएसपी के पद को पाया है। पूरी बातचीत हम विनय से करेंगे, क्या किस तरह की जर्नी इनकी रही है, क्या कुछ इन्होंने रणनीति बनाई, पूरी बातचीत होगी। तो विनय, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उड़ान के इस मंच पे। थैंक यू सर। विनय, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही? सर, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एजुकेशन की रही है। फादर मेरे सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे और मेरे अलावा मेरी बहनें जो हैं वो भी सभी एजुकेशन से ही जुड़ी हुई हैं। तो घर में एक माहौल शुरू से एजुकेशन को लेकर ही था सर। यस। विनय, जैसे हम शुरुआत एक होती है प्रारंभिक शिक्षा से, तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई है, उसके बाद आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, हम जानना चाहेंगे। सर, चूँकि फादर शासकीय सेवक थे, उनकी पहली पोस्टिंग भाटापारा में थी सर। भाटापारा जो रायपुर जिला के अंतर्गत है, और वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी शुरुआती क्लास 6 तक की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की। देन आफ्टर पापा के ट्रांसफ़र की वजह से हम रायपुर शिफ्ट हुए और वहाँ से मैंने आफ्टर क्लास 6 क्लास 12 तक की स्कूली शिक्षा अमरेली में कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से प्राप्त की। और उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में मैंने भी किया सर, वो रायपुर स्थित एक प्राइवेट कॉलेज से। तो जिस तरह से बताया कि आपने पढ़ाई की और आपने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा में आने का जो आपने तय किया होगा, वो ऐसा कौन सा वक्त था, कौन सा ऐसा कोई खास मौका था जब आपको लगा कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? सर, क्योंकि मेरा रुझान शुरुआत से ही प्रशासनिक सेवा के प्रति ज़्यादा था और इसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन उस समय के मुताबिक ऑप्ट कर लिया था। किंतु वहाँ जाने के बाद भी मुझे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं की और कहीं न कहीं मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा एक टेक्निकल अपना योगदान ना दे पाऊँ और ऐसे सिविल सर्वेंट मुझमें ज़्यादा क्षमताएँ हैं या मैं प्रयास कर सकता हूँ कि बेहतर इसमें मैं रिज़ल्ट ले पाऊँगा। तो मैंने ड्यूरिंग कॉलेज ही मैंने तैयारी चालू कर दी थी सर। जो रणनीति की बात होती है, सबसे पहले एक रणनीति बनती है, क्योंकि बिना रणनीति के आप किसी भी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। आपकी रणनीति किस तरह की रही? सर, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। शुरुआत में पूरा कैजुअल था सर तैयारी को लेकर, कि मिसगाइडेंस भी बोल सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। ऐसा लगता था कि सब कुछ बहुत ईज़िली हो जाएगा, 1-2 घंटे की पढ़ाई लगेगी, उससे भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। बट वो मेरी गलतियाँ थी, मैंने उसे बाद में माना कि ये मैंने गलतियाँ की हैं। इस वजह से मैं काफ़ी सारे 3 अटेम्प्ट तक तो मैंने प्रीलिम्स भी अपना क्लियर नहीं कर पाया था। जब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर, वैसे हल्की फुल्की पढ़ाई से तो ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है, हमें एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन मैनर में तैयारी को समय देना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर मैंने उस तरह से अपना शेड्यूल निर्धारित किया और काफ़ी सारी चीज़ों से थोड़ी दूरियाँ भी बनाई। तो वो मेरा सबसे मेन पार्ट था सर तैयारी का। और सिलेबस वगैरह से तो काफ़ी हद तक मैं परिचित था, क्योंकि मेंस जब मैंने दिया वो अराउंड मैंने अपनी 5th प्रीलिम्स में दिया सर। वो मेरा 5वां प्रीलिम्स था जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस दिया, तो सिलेबस से लेकर तो परिचित था। और हाँ, उस दौरान वो फर्स्ट अटैम्प्ट रहा मेंस का, तो तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। इंटरव्यू कॉल आया, बट फाइनल सिलेक्शन के लिए वो जितने मार्क्स मैंने पाए थे वो पर्याप्त नहीं रहे सर। अच्छा, मैंने जैसे अभी आपने एक बात कही मिस गाइडेंस की, मिस गाइडेंस के अलावा एक बात होती है गाइडेंस की। यस सर। गाइडेंस आपने कहाँ से प्राप्त किया, कहीं से कोचिंग की, और क्या आपको लगता है कि कोचिंग जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं? सर, इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मिस गाइडेंस पूरी तरह से तो नहीं कह सकता सर कि किसी ने मुझे बोल के गलत रास्ता दिखा दिया। कहीं ना कहीं वो मेरा ही ओवर कॉन्फिडेंस था। एंड जो कोचिंग के आपने रोल की बात की, तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर आप जुड़ते हैं, तो अगर आपने किसी लेवल को अटेन किया है तो वहाँ से आपका डाउनफॉल नहीं होगा, आप वहाँ से प्रोग्रेस ही करेंगे। तो बिल्कुल एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या ऐसे इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन ना कहें, यदि कोई पर्सन भी है जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा सर। तो आपने जैसे बात कही कि गाइडेंस की तो ज़रूरत होती है,
लेकिन कोचिंग में भी आपको गाइडेंस मिलता है। आपने क्या कहीं से कोचिंग ली है और कैसे वहाँ पे क्या माहौल आपको मिला? यस सर, मैंने ईयर 2012 में उड़ान इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था। वो उस समय फर्स्ट बैच था सर हमारा, काफ़ी छोटा बैच था, हम 12-13 लोग ही थे। तो उस समय मैं मेरी इसे अपनी गलती मानूँगा मैंने कि उतना अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस दौरान थर्ड ईयर में था कॉलेज के, और एक काफ़ी फ्रेश माइंड था। जो मैंने पहले भी बात कही कि 1-2 घंटे की पढ़ाई से हो जाएगा, कॉलेज भी जाता था, वहाँ से वापस में क्लासेस अटेंड करता था। तो मैंने पढ़ तो लिया, क्लासेस आया, क्लासेस अटेंड किया, नोट्स बन गए, पर उसको जाके घर में पढ़ाई नहीं की। तो ये गलती थी। अगर हाँ, बिल्कुल मैं उसे टाइमली रिवाइज़ करता या पढ़ता तो मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लगा होता, ऐसा मुझे लगता है सर। मैंने जो सिलेबस है अभी सीजीपीएससी का, उस सिलेबस को लेकर क्या आपकी सोच है? आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है या उस सिलेबस में उस सिलेबस के हिसाब से किस तरह की रणनीति होनी चाहिए किसी अभ्यर्थी की? सर, सिलेबस में सुधार की बात कही तो पिछले 3-4 साल पहले ही उसमें रिवाइज़ हुआ है सर। पहले साइंस और मैथ्स को लेकर वेटेज ज़्यादा था, तो उसमें रिवाइज़ होकर एक न्यू पेपर 7 ऐड हुआ है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अब कहा जाए काफ़ी बैलेंस्ड सिलेबस है, तो इसमें कुछ चेंजेस की तो गुंजाइश नहीं दिखती है। और रणनीति की आप बात कहें तो सर, यदि आप 1 साल देते हैं तैयारी को, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी पहले मेंस और प्री के जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको मेंस के प्रोस्पेक्ट से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारा साल प्रीलिम्स को ही दे देंगे और यदि आप वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं तो अब तो सिर्फ 3 मंथ का ही समय प्री और मेंस के बीच में है। तो ये इतना शॉर्ट टाइम होता है, उस दौरान आपको राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होती है, लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट को कवर करना होता है, तो वो काफ़ी शॉर्टेज होगा वहाँ पे टाइम का। तो आप शुरू से ही मेंस फोकस्ड रहिए और सब्जेक्ट्स को बांटिए। आप एक ही सब्जेक्ट लेकर सारा दिन उस पे ना देकर पार्ट में आप पढ़ते रहेंगे तो एक पढ़ाई के प्रति बोरियत उतनी जल्दी नहीं आएगी। और कहीं जैसे मेरा एक अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि दिन में कुछ ड्यूरेशंस होते हैं जब पढ़ाई की इच्छा थोड़ी कम करती है, तो मैंने उस समय ऐसे सब्जेक्ट्स बांट के रखे थे जो थोड़े से कम फोकस के रहते हैं, जैसे लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो जो एक आपको लगता है दिन में कि बहुत अच्छा मैं फोकस नहीं रहता, आप उस समय लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ऐसा करते करते आप एक लंबे समय तक ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस पार्ट वाइज पार्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर होते जाते हैं। मैंने मेंस की बात तो हो गई, एक इंटरव्यू बड़ा पार्ट होता है सीजीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाए, आपने किस तरह की तैयारी की, ये जानना चाहेंगे। सर, इंटरव्यू में जनरली 3 पार्ट होते हैं सर, जैसा मेरा अपना एक मैंने जैसा पाया है कि 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक आपका बायोडाटा पार्ट होता है एंड सेकंड होता है करेंट अफेयर्स पार्ट, और थर्ड होता है जो आपका सिलेबस है उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इन सारे एस्पेक्ट्स को सोचकर आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। और जैसे बायोडाटा पार्ट की बात है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये सेक्शन से ये मेरी हॉबी रही है, ये मेरा पृष्ठभूमि रहा है, यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसी के साथ सर आपको जो मॉक इंटरव्यू हेल्ड होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना चाहिए। आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आईने में बोलकर, बट उतना अच्छा असेसमेंट उस पर हो नहीं पाता है। तो आप मॉक अगर अपेयर करते हैं तो आपको वहाँ पे आपकी कमजोरियों के बारे में पता चलता है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी सुनने को मिलते हैं जो आपने नहीं प्रेडिक्ट किया होगा। वो है आपके बैकग्राउंड से ही रिलेटेड, बट आपने नहीं प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा भी मुझसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने से आपको बेनिफिट ये होता है कि आप जो आपके इर्द गिर्द जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है आपके इर्द गिर्द होते हैं पर आप अनभिज्ञ होते हैं उनसे, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है और आपका एक पूरा वहाँ पर एक परीक्षण जैसा रहता है सर, आपके बोलने में टेंडेंसी कैसी है, आप कॉन्फिडेंट चेहरे से लग रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपको अगर गलतियाँ हो रही हैं तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि जब आपके पास इंटरव्यू कॉल आया और 20-25 दिन का जो समय आपके इंटरव्यू के लिए है, वहाँ
यदि आप मॉक अपियर करते हैं तो आपको आपकी खामियां वहाँ पता चल रही हैं, तो आप बिल्कुल उसमें से सुधार कर सकते हैं। जब इन्हें आपने भी मॉक दिलाया है, उसके बाद आप मेन इंटरव्यू को आपने फोकस किया है, तो क्या कुछ सिमिलरिटीज या क्या कुछ ऐसी चीजें नहीं जिसका फायदा आपको मेन इंटरव्यू में मिला? हाँ यस सर, मॉक में सर दो चीज़ें हैं। कभी कभी तो आप बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं जो आपने मॉक के दौरान फेस किए हैं, और मॉक के दौरान सर एक एनवायरनमेंट होता है, आप डेली 6-8 लोगों से मिलते हैं जो खुद भी इंटरव्यू दिलाने आए होते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक को लेकर या करंट अफेयर्स से रिलेटेड किसी न्यूज़ को लेकर। वहाँ आपकी एक परसेप्शन डेवलप होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे आप बात कर सकते हैं, तो ये सब काफ़ी अच्छा रहता है सर। उस दौरान आपको ये काफ़ी हेल्प मिलता है मेन इंटरव्यू में भी सर। कुछ सवाल अगर हम जानना चाहें, आपने 2 बार जिसमें सिलेक्शन आपका हुआ है, यस एक पहली बार अकाउंट ऑफिसर, दूसरी बार डीएसपी, कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि अधिकतर जो हमारे दर्शक हैं या जो नए अभ्यर्थी हैं उनके मन में होता है कि पीएससी किस तरह के सवाल करता है अपने इंटरव्यू में, कुछ सवाल अगर हम शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल सर। सर मैंने अभी तक 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से कि चारों बार का एक्सपीरियंस 4 डिफरेंट वेज में था। कभी बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, तो कभी जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो वो डिपेंड करता है इंटरव्यू बोर्ड उस दिन आपसे क्या पूछ लेगी। बट ये मैं कहूँगा कि 80 to 90% क्वेश्चंस आपके बायोडाटा से ही रिलेटेड थे, और आपके बैकग्राउंड को लेकर, आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ से क्वेश्चन, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट आपने मेंशन किया है इंटरव्यू फॉर्म में उससे क्वेश्चन, एंड आपके ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन, इवन आपके नेम और बर्थ का जो ईयर है, ये सबसे भी क्वेश्चन वहाँ होते हैं। विनय, कई बार जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि मेन इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो उस सवालों में ऐसा कोई सवाल जिसने आपको आपके इंटरव्यू के दौरान बड़ा परेशान किया हो, और कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो कि आपके नेचर का है और जिस पे आप बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है कोई ऐसा सवाल जिसने आपको गुदगुदाया हो? यस सर। सर पहले तो परेशान करने वाले सवाल के बारे में बात करूँगा। तो हालांकि मेरी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से हुई, बट मेरी सब्जेक्ट में इतनी कमांड थी नहीं सर, तो मैं हमेशा वहाँ बचने की कोशिश करता था। और जैसे ही मैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने मेरा क्वालिफिकेशन देखा कि सिविल इंजीनियरिंग भी है, तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था सर, तो वहाँ मैंने बच के निकलने का रास्ता अपनाया और सॉरी कह दिया। तो ये एक बात थी सर, जो शुरू से मैं ये चाहता था कि इस सेक्शन से क्वेश्चन ना हो तो ज़्यादा बेहतर हो। और जो पॉजिटिव जो मेरा एस्पेक्ट था सर, जैसे मैंने हॉबी के क्वेश्चन, हॉबी मैंने 2 मेंशन किए थे सर 2019 के इंटरव्यू में, एक क्रिकेट खेलना और दूसरा छत्तीसगढ़ी गाने सुनना। तो लकीली सर उस दिन 20 से 22 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन से, मेरा मेजर पार्ट जो था इंटरव्यू का मेरी हॉबी के ऊपर था। अच्छा। और काफ़ी अच्छी तैयारी भी थी मेरी। मैंने पास्ट जो क्वेश्चंस थे जो इन टॉपिक्स को लेकर होते थे वो मैंने कलेक्ट किए थे, उन्हें तैयार किया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने उनको रिप्लाई भी किया, और वो एक पॉजिटिविटी लाया उस दिन इंटरव्यू में कि काफ़ी अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। अच्छा विनय, एक बात जैसे होती है कि अधिकतर जो एस्पिरेंट्स हैं जो सीजीपीएससी दे रहे हैं, वो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी ऐसे पदों के वर्क को या उनके कार्य को जानते हैं, लेकिन ये अकाउंट ऑफिसर जो पद है उसकी कार्य से लगभग लोग अनुभवी हैं या उनको उतनी जानकारी नहीं है। तो क्योंकि आप अकाउंट ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। यस सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सर कि अकाउंट ऑफिसर का जो पोस्ट है काफ़ी डिफेम रहता है, और जनरली एक अवधारणा है पब्लिक के माइंड में कि बाबूगिरी का पोस्ट है। अच्छा। और ऐसा नहीं है सर। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि डेस्क जॉब है, ये आप पब्लिक से आप उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, बट मैं थोड़ा पोस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो कोर डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और फाइनेंस काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होता है प्रशासन के लिए। और हमारी जो पोस्टिंग होती है, सबसे पहले तो ये स्टेट की कैडर सर्विस का पार्ट है सर। 3 ही सर्विस ऐसे हैं जो कैडर सर्विस में आती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड फाइनेंस सर्विस। इस पर सर ऐसे फाइनेंस सर्विस ऑफिसर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आप ऐसे
रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव पोस्टेड होते हैं और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पॉलिसी मेकिंग एंड बजट प्लानिंग ये सब में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन थ्रू आउट द ईयर जितने भी फाइनेंशियल रूल्स आपको उस डिपार्टमेंट अप्लाई करने हैं वो आपके एडवाइजरी रोल के बगैर डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता सर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल बजट मेकिंग में सबसे प्रमुख है सर। तो प्रशासन में मैं देखता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को के जो ऑफिसर्स है सर वो एक अनसंग हीरोज़ की तरह काम करते हैं। हालांकि उन्हें उतना फेम तो नहीं मिल पाता बट उनका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विनय, फिर से लौटते हैं परीक्षा की तैयारियों को लेकर। तो एक जो बात है, जैसे आपने बताया 2012 से आपकी तैयारी शुरू हुई और पहली सफलता 2019 में आपको मिली, फिर 2020 में आपको सफलता मिली। एक बहुत लंबा गैप हो जाता है 2012 से 2019 तक। यस सर। ये जो असफलता का भय है, क्या आपको भी कभी सताया है? आपको भी क्या वो धैर्य आपका टूटा है? सर शुरुआती 2 साल तो मैं एलिजिबल नहीं था एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मैं 3rd ईयर में था कॉलेज के, तभी मैंने क्लासेस किए थे। तो वो अराउंड 2 साल का समय तो कॉलेज पास आउट में लगा। देन आफ्टर 3 साल का बीच का एक ड्यूरेशन है, वो मैंने अपनी कुछ गलतियों की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया सर। हाँ, निगेटिविटीज़ तो आती थी, काफ़ी आती थी, बट वो निगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना मुझे लगता था मैं पॉजिटिव हूँ। और मैंने तय किया था सर कि जब भी यदि कभी ऐसा समय आता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए, तो मैंने ये तय किया था कि एक बार मैं मेंस दिलाकर जरूर छोड़ूंगा। और वो मौका आया, 2018 का मेंस मैंने अपीयर किया और उस साल मेरा इंटरव्यू कॉल भी आया, तो जिससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ सर। और मुझे लगा कि कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर मार्किंग कम है, अगर प्रॉपर उस पर मैं वर्क करूँ तो मैं बिल्कुल ये क्रैक कर सकता हूँ, और वही मैंने किया। और इसके अलावा सर पूरी जर्नी में मैंने कभी अपने आप को मेंटली बांधा नहीं सर कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। मेरी ऐसी सोच थी सर कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता तो ठीक है, ये मेरी अपनी असफलता होगी, या इसे असफलता भी मैं नहीं मानूंगा सर, कि कुछ ना कुछ मैं यहाँ से सीख कर ही जाऊँगा और मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत है नहीं। और ये सोच मैं लेकर हमेशा चला और काफ़ी इससे बूस्टअप रहता था सर मैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक बड़ी बात कहना चाहूँगा। अभी जो विनय ने बात कही कि मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, ये मेरी असफलता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप कोई पढ़ाई करते हैं, आप किसी तरह से नॉलेज गेन करते हैं, तो वो आपको आगे ही बढ़ाने का काम करता है। उससे ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पद के लिए ही वो चीज़ें पढ़ें, और उससे आप सीख सकते हैं और जीवन के अलग अलग हिस्सों में वो आपके काम आ सकती हैं। तो विनय, आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ये जो असफलता पे जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात थी कि आप सीखना का एक मादा रखते थे, आप सीखना चाहते थे। जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी दिला रहे हैं CGPSC, अगर हम एक प्रॉपर रणनीति, अभी चूंकि अब 2 महीने का वक्त रह गया है अगले प्री के लिए, आपको क्या लगता है क्या रणनीति होनी चाहिए? यस सर, 2 महीने का 2 से 2.5 महीने का ही समय है, तो यहाँ से तैयारी स्टार्ट करना तो काफ़ी हेक्टिक होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है, किया जा सकता है, बट अब तो प्रॉपर प्रीलिम्स को ही फोकस करने का समय है। तो प्रीलिम्स, बट हम लास्ट 2 या 3 इयर्स का पेपर्स देखें तो काफ़ी लेवल अप हुआ है सर, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना होगा। और दोनों साल में कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तो रहे, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहे। तो सर यहाँ छत्तीसगढ़ जो पार्ट है उसका रोल बहुत क्रूशियल है अभी भी। आप छत्तीसगढ़ पार्ट से जितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इंडिया पार्ट से उतने क्वेश्चन सही हो नहीं रहे। इंडिया पार्ट काफ़ी लार्ज भी है और कंपेरेटिव छत्तीसगढ़ थोड़ा कंसाइज है सर, जिसे बहुत अच्छा आप कमांड बना सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप छत्तीसगढ़ पार्ट एंड करंट अफेयर पार्ट एंड बेसिक सब्जेक्ट्स जो इंडिया के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आपको एवरी ईयर आपको मिल रहे हैं। तो इन 5-6 टॉपिक को ही आप बहुत अच्छे से तैयार करें, तो आप जितना क्वालिफाइंग के लिए जो कट ऑफ जा रहे हैं सर, उसको बहुत ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। तो विनय से हम अभी बात कर रहे हैं। अब मैं उस विनय को जानता हूँ जो कभी अभ्यर्थी हुआ करता था, आज वो विनय है जो एक अधिकारी है। विनय खुद भी आप अपने आप में को देखते होंगे कि जो कभी अभ्यर्थी हुआ करता था, आज अधिकारी है। कितना अंतर देखते हैं दोनों आप
फेसेस में? सर अभ्यर्थी वाला फेस थोड़ा डर का रहता है सर, फ्यूचर सेफ है या नहीं, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रहती है, अपने आप को साबित करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। और वो फेस से क्रॉस करके आप सेलेक्ट होते हैं, आपका सिलेक्शन काफ़ी आपको खुशी भी होती है, एक लाइफ भी सिक्योर हो जाती है कह सकते हैं। एंड आप चुनौतियाँ आपके लिए अब नहीं हैं, वो तैयारी वाली चुनौती थी, वो फेस आपने पार कर लिया, अब आपको अपना योगदान देना है, बेस्ट देना है, कैसे स्टेट को क्या तरीके को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना अच्छा आप अपनी एफिशिएंसी वर्क पे अपने लगा सकते हैं। तो अब ये एक चुनौती है सर, तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। विनय, जिस तरह की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, एक आज के दौर में सोशल मीडिया ने बहुत डिस्ट्रैक्ट भी करके रखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका उपयोग भी किया जा सकता है। आपको क्या लगा है, आपने किस तरह से, आप क्या सोशल मीडिया से कुछ डिटैच हुए थे या उसका सदुपयोग आपने किया? सर दोनों चीज़ें हैं इसमें, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, डिटैचमेंट भी महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग भी महत्वपूर्ण है सर। और बिल्कुल ये बात तो मैं मानता हूँ कि इससे डिस्ट्रैक्शन होता है और डिस्ट्रैक्शन से बचने का उपाय ये है कि आप जितना कम समय हो सके उस पर इन्वेस्ट करें, और यदि इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो जो चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज़फुल है उन चीज़ों को यूज़ करें। और जिस तरह से मैं बताना चाहूँ सर, टेलीग्राम में एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो उससे काफ़ी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट्स, ऐसे के टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो वो आप वहाँ से आपको ईजिली घर बैठे वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ करिए। हाँ, पर कुछ जो बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ाव वाले जो प्लेटफॉर्म होते हैं सर, वहाँ टाइम पास ज़्यादा होता है, तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ से दूरी बनाई थी सर। और अगर आप विश्वास करें तो मैं बताना चाहूँ कि वो साल 1.5 साल का जो दौर था, तो उसमें मैंने अपने फ़ोन पे सिर्फ 10 से 15 ही कॉन्टैक्ट रखे थे सर। मतलब मुझे लगता था कि शायद फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताना उतना सही नहीं रहेगा, और कुछ दिनों की तो बात है सर, आप 6 महीना 7 महीना तो बिल्कुल ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से आपने फ़ोन बंद कर दिया है, आपने रिचार्ज नहीं कराया है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, बट आप अपने आप को ही कंट्रोल करके उसको बैलेंस करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं, अभी जिस तरह से बात हो रही थी आपकी पूरी जर्नी के बारे में, हर जर्नी के पीछे कुछ और हर सक्सेस के पीछे कुछ सक्सेस मंत्र होते हैं। आपके वो सक्सेस मंत्र कौन से थे? अगर हम पॉइंट्स में जाना चाहें तो 5 पॉइंट्स में वो सक्सेस मंत्र आप बताएं, जो जिसको आपने भी फॉलो किया और जो अगर भावी अभ्यर्थी फॉलो करते हैं तो उनको भी सफलता मिल सकती है। यस सर, जहाँ तक सक्सेस मंत्र की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता सर, ये आपको अपने ऊपर बिलीव खुद ही डेवलप करना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और तैयारी की शुरुआत उसी समय उसी दिन से होती है जब आप यह ठान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। सेकंड इसमें चीज़ है सर डिसिप्लिन। आपको इन द डिसिप्लिन और कंटिन्यूसली आपको तैयारी करनी है। और डिसिप्लिन में ये पार्ट है सर कि किसी भी एग्ज़ाम का एक सिलेबस है, तो आपको सिलेबस के ही दायरे में तैयारी करनी है। आपको ये नहीं कि ये भी पढ़ लिए वो भी पढ़ लिए, किसी ने कुछ बताया कुछ पढ़ लिया, आपको एक सिलेबस में ही फोकस करना है। थर्ड चीज़ है सर कंसिस्टेंसी। जैसा हमारा समय था उस समय कोविड की वजह से सर 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए एंड काफ़ी ये असमंजस की स्थिति थी कि कब होगा एग्ज़ाम, अभी तो डेट नहीं आया है, बट उसको एक पॉजिटिव वे में लेना था कि हाँ अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं कभी तो होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें समय मिल रहा है, तो उस कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन रखना था। ये एक चीज़ थी सर। और फोर्थ चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो था सर पेशेंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैंने अराउंड 8 to 9 ईयर्स मुझे लग गया सर फाइनल सिलेक्शन लेने में। तो ये समय ऐसा था कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमारे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल्स है सर जिन्होंने अपने 40s की एज में एग्जाम निकाले। तो कभी भी तैयारी खत्म नहीं होती, तैयारी के लिए कोई निश्चित एज नहीं है। और यदि हम सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया तो वो हमारी ही सोच है सर। हमारे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल है जो हर एज हर उम्र में एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। ओनली रीज़न इज दैट दे हैव पेशेंस सर। तो ये मेजर पॉइंट्स है सर जो मुझे लगा कि मैंने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए किया या जिसको फॉलो किया। कोई ऐसी बात जो आप भावी अभ्यर्थियों से शेयर करना चाहेंगे जो जिस पे मैं सवाल आपसे शायद ना कर पाया हूँ? यस सर,
सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है चूँकि जनरल स्टडीज बेस्ड है तो नॉलेज टेस्ट तो है सर, इसके अलावा ये पेशेंस का भी टेस्ट है सर। तो आपको बिल्कुल अपना धैर्य नहीं खोना है और सबसे प्रमुख बात है कि आप अपने आप को किसी समय सीमा में नहीं बांधे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए कि अब नहीं होगा, या आप ये सब सोच ना पाले कि हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जिन्होंने 5 बार मेंस दे दिया है, जिन्होंने 6 बार इंटरव्यू दे दिया है, उनका नहीं हो रहा है तो हमारा नहीं हुआ। हर किसी के साथ चैलेंजेस अलग है, हर किसी की तैयारी का तरीका अलग है। तो आप बिल्कुल यही सोच कर चले कि सिलेक्शन आम लोग ही लेते हैं और एक निश्चित एक उसका तैयारी का एक जर्नी है, उस जर्नी को आपको पार करना है, सिलेक्शन तभी होगा। और उस रूटीन को फॉलो करेंगे, डेली बेसिस पे आप खुद ही पाएंगे कि आप एक्सेल कर रहे हैं। पहले दिनों में तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत टफ है, नहीं हो पा रहा है और कुछ देख लेते हैं। तो ये चुनौती हर किसी के साथ होती है, शुरुआत हर चीज़ का थोड़ा टफ रहता है, बट आप 1 से 2 रीडिंग के बाद पाएंगे कि काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं सिलेबस से और अपनी पूरी तैयारी से। तो ये चीज़ आप बिल्कुल फॉलो करिए और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ विनय राज ढीडी, और मुझे मालूम है कि विनय अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ लगे हुए हैं, लक्ष्य को पाने में लगे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनको उनका लक्ष्य मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो भी बातें इन्होंने कही हैं, मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं और अगर इसको फॉलो करेंगे तो उनको निश्चित तौर पे वो सफलता मिलेगी जिस तरह से विनय ने अपनी सफलता पाई है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विनय आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पे आप नजर आए। बिल्कुल सर। तो ये आज की पूरी बातचीत हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।